एक माई यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि पता है, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो साइनाइटिस के बारे में डिटेल से पढ़ा था, एक लेक्चर के अंदर उसको हमने पूरा कवर किया था। आज हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो राइनाइटिस होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सेकेंड वन डिजीज़ होगी राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या होता है? मेनली राइनाइटिस से का मतलब होता है कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड होती है, मतलब जो हमें राइनो वायरस से हमें कॉमनली होती रहती है। ये कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं इसको। इन्फ्लामेशन हो गया ऑफ द नोज, नोज़ का इन्फ्लामेशन होता है इस कंडीशन के अंदर। कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि नोज़ में इरिटेशन होना, ना राइनोरिया होता है, मतलब वाटरी राइनोरिया होगा, नाक फ्लो होगा, एंड इसमें कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, नाक मतलब बंद रहना स्टार्ट होगा, फीवर, थोड़ी बहुत फीवर लगेगी, मतलब ये वायरल होता है। और इसके अंदर क्या होता है, मेनली हमारा जो इन्फ्लामेशन, जो नोज़ का इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस हो जाती है, ये मेनली आपने देखा होगा और खुद के साथ में बहुत बार होता भी है। तो आज हम पढ़ेंगे राइनाइटिस। इसी का मतलब होता है राइनाइटिस होता है। राइनाइटिस के अंदर जैसे कि हमारा नॉर्मल नोज हो गया है, लेकिन जब इनमें इन्फ्लामेशन होता है तो इसमें क्या होता है, जो राइनोरिया वाली कंडीशन, जो वाटरी राइनोरिया वाली कंडीशन हो जाएगी, इन्फ्लामेशन, रेडनेस होगी। पहले नॉर्मल था, फिर देखो रेड होने लगता है, तो इसमें फील होता है बाहर से भी, जो हमारा नोज होता है वो रेड होने स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं राइनाइटिस कहते हैं। अब डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले बात करता हूँ इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा। तो जो हमारी जो नेजल जो आउटर जो इनर लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ जो फर्स्ट लेयर होती है नेजल की, इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो राइनाइटिस इज द ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर। ये जो राइनाइटिस होता है ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर्स होता है। इसमें करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन होता है। इसमें इन्फ्लामेशन होगा, इरिटेशन स्टार्ट हो जाएंगे ऑफ द म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, मतलब नोज की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, इरिटेशन हो गया, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, राइनाइटिस कहते हैं। तो राइनाइटिस को हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एक्यूट राइनाइटिस होता है, क्रोनिक राइनाइटिस होता है। एक्यूट के अंदर क्या होता है और क्रोनिक के अंदर क्या होता है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ नॉन एलर्जिक की बात करता हूँ। नॉन एलर्जिक के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम इन्फेक्टिव। मतलब इन्फेक्टिव मतलब किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और बैक्टीरियल हो सकता है। और आपने कॉमनली सुना होगा जो ये राइनो वायरस होता है, ये क्या होता है कि जब वायरल, जो हमें जुकाम होती है, हम कहते हैं ना कि वायरल चल रहा है, वायरल हो जाएगी, वायरल फीवर हो जाएगी, वायरल लग जाएगा। तो इसमें मेनली जो ये राइनाइटिस होता है, मेनली क्या होता है, वायरल होता है। उसके बाद ही बैक्टीरियल सेकेंडरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो वायरल के अंदर बात करता हूँ कि कॉमन कोल्ड होता है, जिसमें ये हो गया कोराइजा या फ्लू बोलते हैं, फ्लू चल रहा है, या राइनाइटिस एसोसिएटेड विद द इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी हो सकती है, और अदर वायरल जो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। यह क्या हो सकता है कि कोरोना वायरस से भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा से भी हो सकता है, अदर वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये वायरल होगा एक तो। दूसरा तो बैक्टीरियल। बैक्टीरियल तभी होगा जब राइनो जो वायरल डिजीज सही नहीं हुई। जैसे कि मान लो कि मेरे को जो वायरल हुआ, मेरे को राइनाइटिस की कंडीशन क्रिएट हुई, अगर मैंने 2 या 3 दिन तक उसको इग्नोर किया और वो जो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, और मैंने उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया, अगर मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, तो उसके बाद वो धीरे धीरे वायरल से बैक्टीरियल में चेंज हो जाएगी। वो सेकेंडरी सिम्टम्स या इन्फेक्शंस होते हैं। जैसे वही बात यहाँ बोलेगी, तो बैक्टीरियल में क्या तो यूजुअली अकर द सेकेंडरी इन्फेक्शन द फॉलोइंग अनसोल्व द वायरल राइनाइटिस। अगर मैंने क्या किया, वायरल की मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो वो अनसोल्व कंडीशन के अंदर फिर सेकेंडरी जो क्या होगा, बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है बैक्टीरियल के कारण। तो मेनली तो वायरल होता है, बैक्टीरियल तो इसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं लेने पे चेंज होता है। ये हो गया इन्फेक्टिव की बात होगी। अब बात करता हूँ नॉन इन्फेक्टिव। नॉन इन्फेक्टिव होता है कुछ वायरस जो हमें कॉमन कोल्ड होता है, वो हो सकता है जैसे वेजोमोटर राइनाइटिस से भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं किसी हाई टेम्परेचर वाली जगह गया, तो वहाँ पर क्या होगा, मेरी नोज की जो अंदर की जो कैपिलरीज या जो वेसल्स हैं, उनमें क्या हो जाएगा कि जो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, वो रप्चर भी हो सकती है, वहाँ पर मेरे को ब्लीडिंग भी हो सकती है, या मेरे को कंजेशन भी वहाँ स्टार्ट होने लग जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, WBC इकट्ठा हो जाएगी। कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन अगर मेरे को पहले से था, तो वहाँ इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो ये वेजोमोटर राइनाइटिस भी हो सकता है वहाँ पर, मतलब वेसल्स के कारण भी हो सकता है, ब्लड के कारण कि ब्लड प्रेशर बढ़ा, वहाँ पर कंजेशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, उस कारण भी वहाँ कंजेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। राइनाइटिस ड्यू टू द केमिकल इरिटेंट। और दूसरा होता है कि केमिकल इरिटेंट भी हो सकता है, कि मान लो किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को फॉग या धुएं से एलर्जी है। तो बहुत सारे इरिटेंट्स होते हैं जो जिनमें केमिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जैसे हमारी नोज की जो इनर मोस्ट जो म्यूकोजा को जो टच करते हैं, उससे एलर्जी क्रिएट होने लगती है। बहुत से लोगों में कॉमन है, पोलन से भी होती है। तो ये होता है नॉन इन्फेक्टिव। अब इसमें मैंने ब्रीफ में चार्ट पूरा कंप्लीट बनाया, जो आगे मैं क्रोनिक भी पढ़ाऊंगा, उसका भी यहाँ इंक्लूड है। राइनाइटिस में इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव मैंने आपको 2 पढ़ा दिए।
नॉन इन्फेक्टिव में एलर्जी की होता है सीजनल हो गया, पेरिनियल हो गया। सीजन के अनुसार होता है, मैंने बोला कि ये टेम्परेचर के मतलब मौसम चेंज के हिसाब से भी होता है, ठीक है। पेरिनियल भी होता है। और नॉन एलर्जी के अंदर हो गया इयोसिनोफिलिक होता है। मतलब इयोसिनोफिलिक मतलब WBC के कारण होता है। अगर मान लो कि मैंने बोला कि वहाँ छोटा इन्फ्लामेशन था और वहाँ WBC आके इकट्ठा हो गई, उनका क्या हो गया, कंजेशन बन गया, उस कारण भी हो सकता है। एक नॉन इयोसिनोफिलिक हो सकता है, मतलब वेसो मोटर हो गया। अब वेसो मोटर के अंदर वही होता है, वेसल्स के कारण भी किसी ना किसी प्रकार का जो इसमें ब्लॉकेज आ जाएगा या कोई ना कोई कंडीशन वहाँ नोज के अंदर क्रिएट हो जाएगी, तो उसमें भी ये राइनाइटिस क्रिएट हो सकता है। और राइनाइटिस को मैंने क्लासिफिकेशन किया है कि एलर्जिक हो सकता है, इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्ट एलर्जिक, सॉरी, ठीक है। तो एलर्जी के अंदर अब मैं बात करता हूँ इंटरमीडिएट की बात करता हूँ। ये क्या होता है कि ये मतलब ये थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, फिर होता है, फिर बंद हो जाता है। वो एक कंडीशन ऐसी होती है कि मालूम मैं कई जगह में जहाँ से मैं गुजर रहा था वहाँ पर कोई पॉलेंस थे, मुझे उस टाइम मतलब जितनी देर में वहाँ था तो मुझे एलर्जी थी। मैं जैसे वहाँ से पास हुआ या गुजर गया, उसके बाद मुझे वो एलर्जी नहीं होगी, मतलब रिलीफ मिल जाएगा। या कोई किसी ने परफ्यूम लगाया तो थोड़ी देर मेरे को एलर्जी हुई, जैसे परफ्यूम की वो जो फ्रेगनेंस थी वो कम हुई तो मेरे को एलर्जी भी कम हो गई। एक होता है परसिस्टेंट, मतलब कुछ जो राइनाइटिस या जो एलर्जी होती है वो परसिस्टेंट रहती है, एक बार हो गई तो कंटिन्यू रहती है जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। एक होता है ऑक्यूपेशनल मतलब ऐसी होती है कि मान लो कि हम कोई ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो, हाँ, जहाँ जितनी देर में उस फैक्ट्री में रहता हूँ मेरे को एलर्जी रहती है, और जैसे मैं घर या वहाँ से बाहर आता हूँ तो मेरे को वो एलर्जी नहीं रहती। वो होता है ऑक्यूपेशनल हो गया। अब बात करता हूँ इन्फेक्शनल की, बात करता हूँ एक्यूट के अंदर मैंने बता दिया कोरोना राइनो वायरस, तो मतलब वायरल हो गया। अब क्रोनिक के अंदर हो गया जिसमें बैक्टीरियल, क्रोनिक तब होता है कि जो वायरल से क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल में चेंज हो जाएगा, वो कंडीशन आती है क्रोनिक में, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। क्रोनिक में स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज हो गया, एक हो गया हीमोफिलस हो गया, इन्फ्लुएंजा के अंदर हो गया, या केटरल्स हो गए, ये सारे के सारे क्रोनिक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं उसके बाद, क्योंकि 2 या 3 दिन से बाद ये कंडीशन क्रिएट होती है। पहले वायरल होता है, उसके बाद बैक्टीरियल होता है। तो क्रोनिक तो हो गया ना, क्योंकि लंबे समय से राइनाइटिस था। फिर नॉन एलर्जी के अंदर वही हो गया, ऑटोनोमिक हो गया या वेजोमोटिस हो गया, स्ट्रक्चरल के गेस्टेटरी हो गया, हार्मोनल हो गया, ईओसिनोफिलिक हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। ये सारे के सारे नॉन एलर्जिक होता है, जिसमें किसी ना किसी प्रकार की जो मतलब वो होती है इन्फेक्शन नहीं होता, एलर्जी के कारण होता है, ठीक है। अब बात करता हूँ सेकंड क्रोनिक। तो सबसे पहले मैंने एक्यूट पढ़ाया आपको, ये रहा। अब एक्यूट के ये 3 क्लासिफिकेशन हो गए, इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्टिव। मैंने ये जो ये टेबल बनवाई है तो ब्रीफ में पूरा का पूरा समरी है, इसको भी आपको याद रखना है। अब क्रोनिक राइनाइटिस के अंदर नॉन एलर्जी हो गया तो इसमें हो गया नॉन स्पेसिफिक। तो इसमें नॉन स्पेसिफिक में क्या होता है कि इसमें कोई स्पेसिफिक सिम्टम साइन वो नहीं देखे जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। इसमें क्रोनिक हो जाए केटेरल्स राइनाइटिस हो गया। अब क्रोनिक केटेरल राइनाइटिस हो गया, इसमें क्या हो जाए, म्यूकस मेम्ब्रेन में सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका लगातार वाटरी जो म्यूकस मेम्ब्रेन वो सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देगी, तो उसको बोलते हैं केटेरल राइनाइटिस। सेकंड होता है क्रोनिक हाइपरट्रोपिक राइनाइटिस। इसमें हाइपर बोला मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है। इसमें क्या होगा कि परमानेंटली हमारे जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर मास बढ़ जाता है। आपने सुना होगा या आपने अपने कम्युनिटी या सोसाइटी में भी ये चीज़ें किसी ना किसी को तो देखी होंगी कि बोलते हैं कि मेरे को पूरे दिन नाक में खुजली रहती है। उसमें क्या होता है कि उनका थोड़ा बहुत आगे से म्यूकस मेम्ब्रेन का जो मास होता है वो बढ़ जाता है, थिक हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है। तो उस कंडीशन में उसको इरिटेशंस क्रिएट होती हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोट्रोपिक राइनाइटिस। इसमें बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन थिक एंड स्वेलन हो जाती है, ठीक है। थर्ड होता है क्रोनिक एट्रोपिक, इसमें थोड़ा मैं लिख देता हूँ, हाँ ठीक है। एट्रोपिक राइनाइटिस का मतलब था म्यूकस यहाँ पर तो क्या हो रहा था, थिक हो रही थी, यहाँ पर थिन हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, केविटी वाइल्ड हो जाएगी। आपके जो क्रोनिक एट्रोपिक राइनाइटिस के अंदर क्या होता है कि इसमें जो हमारी ये वाली जो एट्रोपिक राइनाइटिस में तो म्यूकस जो मेम्ब्रेन थिन हो जाती है और ये ड्राई और केविटी वाइल्ड होती है। इसमें मेनली इसी कंडीशन के कारण होता है कि ये जो हम जो सांस लेते हैं, तो अगर हाई टेम्परेचर में गए तो वहाँ पर हमने ये चीज़ फील की है कि जैसे कि हम जो इनहेल करते हैं एयर को, तो वो एयर होती है मॉइस्ट के साथ, वो मतलब वहाँ पर मॉइस्ट उसमें नहीं रहता है, उसमें टेम्परेचर होने के कारण वो ड्राई रहती है। ड्राई होने से हमारी जो अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो थिन होने लगती है, सूखने लगती है, ड्राई हो जाती है। अब ड्राई होने के कारण केविटी वाइल्ड होगी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो वो वाइल्ड हो जाएगी, वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं क्रोनिक एट्रोपिक राइनाइटिस हो गया। अब थर्ड फोर्थ हो गया राइनाइटिस होता है मेडिका मेंटोसा, मतलब ड्रग इंड्यूस राइनाइटिस, मतलब ड्रग के कारण भी होता है, कोई ड्रग्स हम ले रहे हैं उसके कारण भी राइनाइटिस भी हो सकता है, ओवरडोज ले ली, ठीक है। फिर बात करता हूँ स्पेसिफिक हो गया स्क्लेरोमा हो गया। स्क्लेरोमा होता है ये एक प्रकार की, मतलब इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि कोज होता है द क्लेबेसिला
राइनोस्क्लेरोमा हो गया, ये इसमें बैक्टीरियल कोज होती है, ठीक है। एक मिनट चालू रखो, बीच में को कॉल आ गया था, सॉरी। हम बात कर रहे थे स्क्लेरोमा की, बात कर रहे थे। इसमें कोज होता है कैलवेसिया, इसमें बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियल कोज होता है, बैक्टीरिया के कारण ये स्क्लेरोमा देखा जाता है। फिर तो रेयर टाइप होता है, ये अलग अलग, जो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ल्यूपस हो गया, लेप्रोसी हो गया, तो सिफिलिस हो गया, सारे के सारे रेयर टाइप्स भी होते हैं, ये बैक्टीरियल भी होता है स्क्लेरोमा। फिर बात करता हूँ एलर्जी की, बात करता हूँ पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस हो गया। इसके अंदर कहता हूँ, तो ये मैंने ऊपर बता चुका हूँ आपको, एलर्जी के कारण भी होता है कि पेरिनियल एलर्जी हो गई, उसमें भी होगा। अब हम बात करेंगे कोज क्या क्या है इसके, ये आपको दिखाई तो दे रहा ना, ठीक है। कोज में हो गया राइनो वायरल हो सकता है, मतलब राइनो वायरस के कारण भी हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, रिएक्शन ऑफ द बॉडी, जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें क्या हो सकता है कि कोई रिएक्शंस हो सकती है, इन्वायरमेंटल ट्रिगर हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ इन्वायरमेंटल ट्रिगर जैसे कि डस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, पोलेंस हो गया, इनके कारण राइनाइटिस एलर्जी होकर राइनाइटिस हो सकता है। ग्रास हो गया, ट्री हो गया एंड एनिमल्स हो गया। या बहुत सीजनल एलर्जीज हो सकती हैं जो ईयर राउंड हो सकती है, मतलब चलती रहती हैं। एलर्जी कैन बी कॉज एलर्जिक राइनाइटिस, ये सारे के सारे जितने भी जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर है वो एलर्जिक राइनाइटिस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ कोज की क्या क्या किस कारण से होता है, बता चेंज इन द टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, मैंने भी बताया ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर चेंज होने से भी क्या हो सकता है कि मौसम चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, मुझे वायरल या जो इन्वायरमेंटल से क्या हो सकता है कि मुझे ये राइनाइटिस कंडीशन क्रिएट हो सकती है। यूज़ ऑफ द ओवर द काउंटर, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ओवर द काउंटर का मतलब होता है बिना प्रिस्क्राइब किए हुए मैं कोई मेडिसिन ले रहा हूँ, उससे भी मुझे राइनाइटिस हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। या मैंने कोई प्रिस्क्राइब की हुई जो टेबलेट ले रहा हूँ उससे नेजल डिकन्सिस्टेंस हो सकते हैं, कि कई बार ये कंडीशन देखने को मिलती है। फॉरिजन बॉडी के कारण भी हो सकता है कि मतलब कोई फॉरिजन बॉडी हमारी जो रेस्पिरेटरी के अंदर आ गई तो उसके कारण इरिटेशन के कारण भी मुझे राइनाइटिस हो सकता है। मेडिकेशंस के कारण भी हो सकता है, पेनिसिलिन, सल्फा मेडिसिन और एस्प्रिन होते हैं, इनके कारण भी क्या हो सकता है राइनाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, एलर्जी हो सकती है हमें, या कोल्ड कॉमन हो सकता है। अब एलर्जी की राइनाइटिस होता है मे बी अकर विथ एक्सपोज टू एलर्जेंस, जो एलर्जेंस तो उनको एक्सपोज करने से भी हो सकती है, जैसे फूड्स होते हैं, मतलब कुछ जो लोग होते हैं उनको फूड से भी क्या हो सकती है एलर्जी हो सकती है, जैसे कि मान लो कोई पीनट्स खा रहा है उससे उसको सीवियर एलर्जी है, वॉलनट्स हो गया, ब्राज़ील नट्स हो गया, वीट हो गया, सेलफिश हो गया, सो या काउ मिल्क या एग, इनसे भी इनको क्या हो सकती है एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो एलर्जेंस हो गया इनके कारण, एक्सपोज होने के कारण। फिर आगे बात करता हूँ द मोस्ट कॉमन कि जो कोज होता है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होता है इज द कॉमन कोल्ड। मेनली जो नॉन एलर्जिक जो कोज होता है वो कॉमन कोल्ड होता है, मतलब कॉमन कोल्ड होगा उसके बाद हमें क्या हो जाएगा राइनाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अब ड्रग इंक्लूड होगी राइनाइटिस में भी अकर विद द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हो गए, जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं सच एज कौन से एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम हो गए उनसे भी हो सकता है। इनिबिटर्स हो सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हो सकती है, टेबलेट होगी जैसे एस्प्रिन हो गया। फिर होता है एंटी डिप्रेसेंट हो सकते हैं, एंटी एंजाइटी हो सकती है मेडिकेशन, इन इतनी जो मेडिकेशन हो सकती है उनसे भी क्या हो सकता है हमें राइनाइटिस क्रिएट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इनके कोज क्या क्या है, इन कोच को आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, इनको रिलेट करते हुए पढ़ना। मेडिकेशन यहाँ पर देखो ये मेडिकेशन का पॉइंट आ गया, यहाँ मेडिकेशन का पॉइंट आ गया, तो मतलब ये मेडिकेशन से भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये रहा मेडिकेशन, तो तीन तो मेडिकेशन के पॉइंट है, वहाँ पर याद रखना कौन कौन सी मेडिकेशन हैं उनसे हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, आपको ये दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर, एक मिनट, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं इसके कि किस प्रकार से होता है इसमें, तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में बात करेंगे, स्टेज द इन्वेजन, जैसे कि फ्यू आवर, मतलब मेरे को जस्ट अभी राइनो या कोल्ड कॉमन हुआ, स्टार्ट ही हुआ है, 2-3 घंटे हुए हैं, तो उसमें क्या होगा मेरे को स्नीजिंग होगी, बर्निंग होगी, सेंसेशन द नेजोफेरिंग्स में सेंसेशन मुझे फील नहीं होंगे। फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, हेडेक होगा, और जो प्यूरिराइटिस हो गया ऑफ नोज, प्यूरिराइटिस मतलब इसके अंदर वो मतलब जो नाक बहना होता है ना, इसमें नाक बहेगा मेरा, ठीक है। अब स्टेज ऑफ द सिक्रेशन द फ्यू डेज, अब मान लो कि ये कंडीशन मेरे को 2 या 3 दिन तक चली, तो उसके बाद क्या होगा, लो ग्रेड फीवर होने लगेगी, मलेशिया होने लगेगा। मलेशिया के अंदर होता है, इसके अंदर जैसे डिस्कम्फर्ट हो गया या ऐसा फील होता है कि मैं अभी बीमार होने वाला हूँ, ऐसी कंडीशन इसके अंदर क्रिएट होती है कि कोई सिम्टम्स प्रॉपरली सिम्टम्स नहीं दिखाई देते लेकिन अंदर से डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो उसको बोलते हैं मलेश। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एंड द क्या है प्रफ्यूज द वाटरी राइनोरिया, मतलब इसके अंदर क्या है प्रफ्यूज हो गया, मतलब वाटरी राइनोरिया, लगातार वाटर सिक्रेशन होगा, ठीक है। इसके बाद होगी स्टेज थर्ड के अंदर रिसोल्यूशन विद इन द 5 and 7 days। अगर मान लो 5 से 7 दिन हो गए तो उसमें मान लो कि हम कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो डिजीज़ का कोई नेचुरल कोर्स ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो
अगर ये लास्ट सिम्टम्स लास्ट जो 7 दिन तक ये हमें दिखाई देते हैं, वरना ये बिगड़ने लगते हैं धीरे धीरे। अगर 7 दिन तक ये सिम्टम्स है तो पहले तो ये सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, फिर धीरे धीरे ये हो गया इसमें बिगड़ने लगेंगे, ठीक है। वर्सनिंग हो गया, इसमें बिगड़ने लगेंगे, इसका मतलब ये था बिगड़ना, ठीक है। फिर इंटेंट द इम्प्रूव सजेस्ट दैट द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बी एस्टेब्लिश। अगर ये 7 दिन से ज़्यादा हो गई तो इसके बाद जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जो सेकेंडरी था वो क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी जो ये लास्ट की स्टेज होती है उसमें ये सारे के सारे में देखने को मिलता है कि ट्रीटमेंट नहीं हुआ उस कंडीशन में ये बैक्टीरियल होगा। इस 5 से 7 दिन तक ये चल रहा था, उसके बाद क्या हो रहा है, ये फ्यू डेज था, मान लो 3 से 5 दिन था, ये 5 से 7 दिन की कंडीशन में ये वाली कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अब मैंने कुछ यहाँ पर सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस की बात कर रहा हूँ, जैसे स्नीजिंग हो गया, स्टफी नोज हो गया, रनी नोज हो गया, म्यूकस हो गया, पोस्ट नोजल ड्रिप हो गई, ये साइनस प्रेशर एंड हेडेक होने लगेगा, डार्क सर्कल हो जाएंगे, सारे के सारे सिम्टम्स हैं। और कुछ जैसे कि रेशेस बढ़ने लगेंगे बॉडी में, एलर्जी वाली कंडीशन होने पर इस प्रकार से सीवियर रेशेस भी बढ़ने लगेंगे, रेड हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर, खुजली मतलब इचिंग होगी, तब ये वाले रेशेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनमें से आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से एलर्जिक राइनाइटिस होता है, किस प्रकार से सिम्टम जैसे वाटर सिक्रेशन हो रहा है, तो इस प्रकार आप यहाँ समझ सकते हो। हम आगे बात करूँगा असेसमेंट ऑफ द डायग्नोस्टिक जो फाइंडिंग होते हैं, किस प्रकार से हम इसका पता लगा सकते हैं। पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद केयरफुली हिस्ट्री लेंगे उसकी, फिर हम क्या करेंगे वहाँ से जो नोज से हम क्या करेंगे स्वेब कल्चर लेंगे, उसको फिर लैब में भेजेंगे, उसके बाद बैक्टीरिया है या वायरल है उसकी ग्रोथ को चेक करेंगे, कल्चर करवाएंगे, उससे पता लगा सकते हैं। या पता रिकरेंट एपिसोडिक अगर बार बार ये चीज़ें हो रही हैं हमारे अंदर तो इसमें क्या होता है सुपरलेटिव ओटाइटिस मीडिया। सुपराओटिटिव ओटाइटिस मीडिया जो मिडल एयर होता है इसमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी जो हियरिंग की जो क्षमता होती है वो लॉस होने स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये जो हमारे को राइनाइटिस अगर बार बार हो रहा है उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें एक तो क्या सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, मतलब मिडिल एयर में इन्फेक्शन हो गया, तो ये मिडिल एयर में इन्फेक्शन होने से हमारी हियरिंग जो लॉस हो जाएगी। अगर पेशेंट शुड बी गिवन ए द कोर क्या है कम्प्रहेंसिव ऑडियोमेट्री एग्जामिनेशन, उसमें क्या होगा कि उस कंडीशन में एक टेस्ट होता है जो हियरिंग से रिलेटेड होता है, ये सारे के सारे उसमें टेस्ट करवाएंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि ये राइनाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो चुकी है, इसके कारण हमारी हियरिंग लॉस हुई है, ठीक है। ये सारी की सारी कंडीशन यहाँ हो गई। फिर बात करता हूँ ट्रीटमेंट। और जैसे कि आपने सुना भी होगा, ये अभी लेटेस्ट में केस भी चल रहा था इसका कि लोगों के दोनों कानों में सुनना अचानक से बंद हो गया और इसमें पस फॉर्मेशन हो रहा था, उसके बाद उसकी हियरिंग लॉस हो गई। वो एक वायरल इन्फेक्शन फैला था, वायरल फैलने के कारण वो राइनाइटिस के द्वारा फैला था। ये कंडीशन बार बार क्रिएट हो रही थी, उस कंडीशन में हियरिंग लॉस हुई, उसको मिडिल एयर का इन्फेक्शन हुआ, फिर पस फॉर्मेशन हुआ। ये चीज़ें आपने मतलब करंट में चल भी रही थी, सुनी होगी कि अगर ऐसा कोई भी कंडीशन हो तो तुरंत हमें हॉस्पिटल में जाके चेक करवाना, वो यही था, इसी के कारण हो रहा था, ठीक है। अब बात करता हूँ ट्रीटमेंट की, बात करता हूँ ट्रीटमेंट। हम इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, बेड रेस्ट करवाएंगे, अगर एनाल्जेसिक है या नेजल डिकंजेशन है तो इसमें क्या करेंगे जो ड्रॉप्स देंगे, सिस्टमेटिक हम ट्रीटमेंट देंगे, या कोई ओकेजनल स्टीम इनहेलेशन करवाएंगे, इसको बोलेंगे कि स्टीम का इनहेल करना है ताकि वो कंजेशन कम हो और डिग्रेडेशन हो, मतलब वहाँ से पिघल कर बाहर निकले, वरना अंदर की तरफ हम रिलीफ मिले हमें, ताकि वो कंजेशन वहाँ से ओपन हो, हमारा नोज ओपन हो जाएगा स्टीम लेंगे अगर इनहेल करेंगे तो। एंटीबायोटिक्स शुड बी रिसोल्व जो रिजर्वर होती है जो एंटीबायोटिक्स देंगे तो फॉर ट्रीटमेंट के लिए, जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, 1 मिनट रुक जाना, हाँ ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन था या सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए भी हम इसको ये एंटीबायोटिक्स देंगे। फिर होता है एंटी हिस्टामिन अगर एलर्जी की कंडीशन हो या कोर्टिकोस्टेरॉइड मतलब इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो, नेजल स्प्रे भी यहाँ यूज़ करेंगे हम, भी यूज़फुल हो गया। तो इसमें आ गया दो जो मेडिसिन होगी, जिसमें क्या होगा कि जो डिकंजेशन जो मेडिकेशंस होती है या एंटी हिस्टामिन जो होगी, ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि इसके अंदर ये जो साल्ट्स होंगे, सबसे पहले हो गया ब्रोमफेनिरेमाइन हो गया या शूडो एपिड्रिन हो गया, जिसको बोलते हैं डिमटेप बोलते हैं। इनका जो क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है एंटी हिस्टामिन या इसको बोल सकते हैं डिकंजेशन मेडिसिन होती है, इनके अंदर इनका क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा और ये हम उनको देंगे ताकि इसमें क्या हो उसको रिलीफ मिले, एलर्जी कंडीशन हो या किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन कंडीशन हो तो ये हम दे सकते हैं। एक होता है क्रोमोलिन हो गया, ये जो मास्ट सेल होती है, क्रोमोलिन में जो मास्ट सेल होता है इसमें स्टेबलाइजर होगी, जो मास्ट सेल जो स्टेबलाइजर दैट इनहिबिट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर केमिकल्स आल्सो यूज द ट्रीटमेंट ऑफ द राइनाइटिस। अगर मान लो कि इसमें जो है क्रोमोलिन हो गया, इसमें किस कंडीशन में देंगे, अगर मान लो कि हमारे को क्या हो रहा है कि मास्ट सेल हो रही, मास्ट सेल से कोई एलर्जी हो रही थी तो इसमें उसको स्टेबलाइज करने के लिए और उसको इनहिबिट करने के लिए, ताकि उसका जो सिक्रेशन है हिस्टामिन का वो कम हो और केमिकल्स भी यहाँ सिक्रेशन कम हो, उस कंडीशन में क्रोमोलिन देंगे ताकि हमें ट्रीटमेंट में राइनाइटिस से रिलीफ मिले, ठीक है।
फिर बात करता हूँ यूज़ ऑफ सेलाइंस नेजल स्प्रे भी इनमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है वो ड्राई हो जाती है, उसको मॉइस्ट बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक इज द माइल्ड द डिकंजेशन एंड द कैन द लिक्विफाई म्यूकस, मतलब जो मॉइस्ट करने के लिए और प्रिवेंट क्रशिंग, उसको क्रस्टिंग मतलब वो जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो वो हमें मतलब ड्राई फील होती है, तो हमें सीवियर पेन होता है, तो उससे बचने के लिए हम उसको मॉइस्ट कर रखेंगे। टू इनहेलेशन मतलब टू इनहेलेशन ऑफ द इंट्रा नेजल, एक जो क्या होती है पूरा बताता हूँ कि टू इनहेलेशन द इंट्रा नेजल इप्राट्रोपिन, मतलब एट्रोवेंट बोलते हैं इसको, एट्रोवेंट हो गया, कैन भी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे इच नोस्ट्रिल 2 या 3 टाइम्स पर डे, सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ राइनोरिया। राइनोरिया मतलब हमारी जो वाटरी जो हमारा क्या नाक लगातार बह रहा है, उससे हमें बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एक ये मेडिसिन आती है इप्राट्रोपियम, जो जिसको बोलते हैं एट्रोवेंट बोलते हैं इसको, एट्रोवेंट हम देंगे, ताकि क्या हो, इनहेल करवाएंगे, इंट्रानेजल होगा, इनहेल होगी, एक प्रेशर से इनहेल की जाती है, ठीक है। उसमें क्या करें, इस नोस्ट्रिल के अंदर मतलब प्रत्येक नोस्ट्रिल के अंदर दिन में 2 या 3 बार इसको हम देंगे, इस इसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलाने के लिए, ताकि राइनोरिया की कंडीशन ना हो। इस पॉइंट को रिलेट करके समझना है। ये तो क्या है, एक ड्रग का नाम है, ठीक है। दिन में 2 या 3 बार देनी है, इच नोस्ट्रिल में देनी है, ठीक है, और इनहेल करवानी है, इंट्रानेजल देनी है। ये सारी की सारी चीज़ें रिलेट हैं, ठीक है। फिर बात करता हूँ इंट्रानेजल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है मे बी यूज फॉर द सीवियर कंजेशन हो गया, मान लो कि बहुत बड़ा इन्फ्लामेशन या सीवियर कंजेशन हो रखा है। एंड द ऑप्थेल्मिक एजेंट्स होते हैं, जिसमें तो क्रोमलिन होगा, मैंने अभी पढ़ा है, क्रोमलिन हो गया, या ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन हो गया, ये पूरा ये नाम एक जो भी मैंने ऊपर पढ़ा है अभी, क्रोमोलिन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होता है, ये हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। मे बी यूज टू रिलीव करवाने के लिए, इरिटेशन से रिलीफ दिलाने के लिए, इचिंग हो रही है या रेडनेस हुई है, आई रेडनेस हो रही है मतलब हमारी, तो उससे रिलीफ दिलाने के लिए इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ न्यूअर एलर्जी, अगर मान लो कोई नई एलर्जी है तो उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स देंगे। इसमें क्या होता है, मोन्टेल्यूकास्ट होती है, आपने नाम सुना होगा मोन्टेल्यूकास्ट, ये हम फार्मा के अंदर भी पढ़ेंगे। मोन्टेल्यूकास्ट की बात यहाँ हो गया, इसको बोलते हैं सिंगुलियर हो गया, फिर होता है जेफ्रोल्यूकास्ट हो गया, इसमें ओक्यूलेट हो गया, फिर जेलिटोन हो गया, इसमें तो है जेफिलोल हो गया, ये सारे के सारे इसके नाम्स हो गए, इसमें साल्ट हो गई, ठीक है। ये क्या होती है, मेडिसिन होती है, अगर मान लो कोई नई एलर्जी हुई उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ये जो मेडिसिन हम देते हैं, मार्केट में नाम आपने सुना होगा मोन्टेल्यूकास्ट, तो आपने सुना ही होगा, ये आप फार्मा के अंदर पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब हम लास्ट पढ़ेंगे कि इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले टीच द मेथड द प्रमोट द ड्रेनेज के लिए हम उसको प्रमोट मतलब सिखाएंगे कि किस प्रकार से करना है। तो इनहेलिंग करना है, इनहेलिंग सिम्टम्स हो गए, सिस्टम इंक्रीज फ्लूइड इनटेक करवाना है, लोकल हीट होती है वो लेनी है, ये सारी की सारी हम उसको चीज़ें बताएंगे। इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को साइड इफेक्ट ऑफ द नेजल स्प्रे के साइड इफेक्ट्स बताएंगे उनको। टीच द अर्ली साइन ऑफ द साइनस इन्फेक्शन, जो साइनस इन्फेक्शन हुआ है उसके बारे में उसको हम बताएंगे कि अगर साइनस इन्फेक्शन हुआ तो उसके क्या सिम्टम्स आते हैं, ये चीज़ें उनको हम बताएंगे। रिकमेंडेड द प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जैसे फॉलोइंग द हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ पीपल हैव अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब इसको हम बोलेंगे कि अवॉइड करना आपको, जो अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट है तो उसको हमें टच नहीं करना है, ठीक है। फिर बात करता हूँ एक्सप्लेन द फीवर, जो न्यूट्रल रिजिडिटी हो गई, मान लो इसमें एक्सप्लेन करेंगे जो न्यूट्रल रिजिडिटी हो गई, या सीवियर हेडेक, या साइन ऑफ द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, इन सब के बारे में उनको हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि ये कंडीशन हो रही तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, इसमें घबराना नहीं है, ये सारी चीज़ें करनी है हमें। तो ये तो एक कॉमन जो नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, ओवरऑल हम हर पॉइंट के अंदर इसको मैनेज कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी के अंदर जितने भी हैं। लेकिन जो नर्सिंग मैनेजमेंट पर्टिकुलर राइनाइटिस में हम क्या देंगे उसकी बात करता हूँ मैं। इसमें करेंगे अवॉइड द डिक्रीज एक्सपोजर द एलर्जेंट्स हो गए और इरिटेंट्स हो गए। जो एलर्जेंट्स और जो इरिटेंट्स थे वहाँ पर हमें जाने से हमें या तो हमें कम करना है वरना अवॉइड करना है। कंट्रोल द इन्वायरमेंट में कंट्रोल करना है हमें, मतलब गर्म से ठंडे एरिया के अंदर नहीं जाना है। टेक्निक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नेजल मेडिकेशंस, हमें कुछ टेक्निक्स उनको बतानी है कि नेजल मेडिकेशंस की क्या क्या टेक्निक्स होती है, सही तरीके से उन मेडिकेशंस को लेना है। हमें हाइजीन मेंटेन रखना है। ब्लो द नोज बिफोर द मेडिकेशंस, अगर मेडिकेशंस लेने से पहले हमें हमारी नोज को नाक को क्लीन करना है, ब्लो करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट सिम्टम्स द सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उसमें ट्रीटमेंट करेंगे कि राइनोरिया हो रहा है, मतलब इसमें नॉर्मल वाटरी सिक्रेशन हो रहा है तो उसमें लिवोसिट्रीजन हो गया, और मोन्टोल्यूकास्ट हो गया, ये हम टेबलेट्स इसको दे सकते हैं।
इन एल्डरली नर्स हो गया, या जो डिस्कस करेंगे वैल्यू द वैक्सीन। जो एल्डर पर्सन, उसका मतलब बता देता हूँ आपको। जो एल्डर पर्सन होते हैं, जो एज में जो पर्सन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सीजनल फ्लू से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उनको वैक्सीन्स देंगे ताकि उनकी इम्यूनिटी क्या ना हो, फॉल मतलब गिरे नहीं। तो ये कंडीशन हो गई नर्सिंग मैनेजमेंट की। आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी। हमने अभी 2 चीज़ें डिस्कस की है। फर्स्ट लास्ट लेक्चर में साइनाइटिस के बारे में मैंने पढ़ा था। अब हमने राइनाइटिस के बारे में यहाँ डिस्कस किया है। और आगे हम फेरेंजाइटिस पढ़ेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर ये एक लेक्चर के अंदर आपको राइनाइटिस कम्प्लीटली क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले कि किस चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, या मैं किस चीज़ में प्रॉपरली नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। वो भी फीडबैक देना। फीडबैक देने से ही क्या होता है कि एजुकेशन का एक सिस्टम होता है, जब तक फीडबैक नहीं आता तब तक इम्प्रूवमेंट बहुत कम होता है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप फीडबैक दोगे, उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई की जाए। मैं खुद को मॉडिफाई करूँगा और मेरे तरीके बदलने की कोशिश करूँगा। जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे कि इस चीज़ में कमी है, तो मैं भी यहाँ पर, मुझे भी नहीं पता चलेगा। मैं कंटिन्यू इसे पढ़ाता रहूँगा। मुझे फीडबैक मिलेगा तो ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि और इंक्रीज़ करूँगा, मेरे एफर्ट्स और ज़्यादा लगाऊंगा कि इस चीज़ में मुझे काम करने की ज़रूरत है, या मेरे को यहाँ डायग्राम और लाने हैं, या मेरे को टेक्स्ट फॉर्मेट में लाना है। इस प्रकार से आप बताओ कि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। लेकिन आई थिंक मैंने जो इतने एफर्ट्स लगाए हैं ये आपको समझ में आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।